नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में आप जान पाएंगे कि पावर सिस्टम में न्यूट्रल का अर्थिंग क्यों किया जाता है, पहला चीज। और दूसरा, अगर बैटरी डीसी बैटरी के एक टर्मिनल को आप छूते हैं तो आपको झटका नहीं लगता, लेकिन एसी ट्रांसमिशन लाइन के एक फेज को छूने से आपकी मृत्यु तक हो सकती है। ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में डिटेल में इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं आपके घर तक बिजली कैसे पहुंचती है। सबसे पहला जो स्टेशन होता है वो जनरेटिंग स्टेशन होता है। यहाँ पर जनरेटर या अल्टरनेटर होता है जो एसी करंट या वोल्टेज को जनरेट करता है। इसको जनरेट करने के बाद वोल्टेज को एक सब स्टेशन में लाया जाता है, जहाँ पर पावर ट्रांसफार्मर की मदद से वोल्टेज को स्टेप अप किया जाता है, काफ़ी हाई वैल्यू तक ले जाया जाता है। जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 220 केवी वोल्टेज पर इस पावर को ट्रांसमिट किया जा रहा है, जनरेटेड पावर को। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि इसमें करंट कम हो जाए, क्योंकि आप जानते हैं कि ट्रांसफार्मर कभी भी पावर को चेंज नहीं करता। अगर वोल्टेज हाई है तो करंट कम हो जाएगा। करंट को कम करने के लिए ही इतना हाई वोल्टेज पर पावर को ट्रांसमिट किया जाता है, ताकि यहाँ पर लॉसेस जो है आई स्क्वायर आर लॉस कम हो पाए। ये एक रीज़न है, ये लॉस कम करने के लिए, क्योंकि करंट कम होगा तो आई आर स्क्वायर आर कम होगा और आपका लॉस कम होगा। उसके बाद एच टी लाइन को एक और सबस्टेशन में ले जाया जाता है, जहाँ पर उसको स्टेप डाउन किया जाता है। फिर उसको डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की मदद से 440 वोल्ट आपको लाइन टू लाइन वोल्टेज मिलता है, और उसको एक न्यूट्रल के माध्यम से अगर जोड़ दिया जाए तो आपको घर तक बिजली 230 वोल्ट के आसपास की बिजली एसी में आपकी पहुंचती है। अब देखते हैं जनरेटर या ट्रांसफार्मर, या यूं कह दें कि पूरे पावर सिस्टम की ग्राउंडिंग क्यों जरूरी है, उसके न्यूट्रल की ग्राउंडिंग जरूरी क्यों है, वो यहाँ पर हम देख पाएंगे। सबसे पहले आप देख पा रहे हैं कि ये बैलेंस्ड कंडीशन है, और बैलेंस्ड कंडीशन में क्या होता है कि तीनों फेज का वोल्टेज बराबर होता है, जिसको मैंने भी फेज के रूप में दिखाया है। तीनों फेज में करंट भी सेम होता है, और न्यूट्रल का वोल्टेज जीरो होता है। इस केस में हमने यहाँ पर अनग्राउंडेड सिस्टम लिया है, और यहाँ पर लोड भी जीरो है, मतलब एक्सटर्नल करंट इसमें कहीं जा नहीं रहा है। अगर लोड नहीं है तब भी अगर आपका जनरेटर चालू है तो एक करंट फ्लो करता है जनरेटर के बाहर। वो करंट होता है चार्जिंग करंट। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप जानते हैं कि एसी सिस्टम में अगर आप दो कंडक्टर लें और उसके बीच एक इंसुलेटर रखते हैं तो एक कैपेसिटेंस बन जाता है। वही यहाँ पर कैपेसिटेंस बना हुआ है तीनों फेज और ग्राउंड के बीच में, और उसके कारण क्योंकि ये एसी करंट है, अल्टरनेटिंग करंट है, तो इसके अक्रॉस जब भी अल्टरनेटिंग वोल्टेज लगेगा तो अल्टरनेटिंग करंट इसमें तीनों फेज से ग्राउंड में फ्लो करेगा, और इसको मैंने आईसी माना है, चार्जिंग करंट आईसी प्रत्येक फेज का। अब यहाँ पर हम देख पा रहे हैं ये अनग्राउंडेड न्यूट्रल मैंने लिया है, यहाँ पर न्यूट्रल की अर्थिंग नहीं की गई है। आप देख सकते हैं कि ब्लू फेज में एक फॉल्ट हुआ है, लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, यानी कि हमारा जो लाइन है वो टच करना चाह रहा है अर्थ को। आप जानते हैं कि अगर हम ट्रांसमिशन लाइन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं तो ट्रांसमिशन टावर के ऊपर इंसुलेटर लगाकर उसमें से हम लाइन को दौड़ाते हैं। अब किसी कारणवश अगर इंसुलेटर हाई वोल्टेज के कारण हल्का सा इंसुलेशन फ्लैश ओवर होता है, इंसुलेशन फेल करता है, तो आपको लाइन और इंसुलेटर के बीच एक फ्लैश ओवर नज़र आता है। यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं ये ग्राउंड डायरेक्ट किया हुआ है, वो पूरी ग्राउंडिंग नहीं है। आपको इंसुलेशन फ्लैश ओवर नज़र आता है किसी कारण से। जब वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन का बढ़ेगा तो इंसुलेशन फ्लैश ओवर होगा। वो क्यों होगा? क्योंकि आपको मैंने बताया बैलेंस सिस्टम में आईसी चार्जिंग करंट फ्लो कर रहा था। अब क्या होगा, जैसे ही ये ग्राउंडिंग हुआ, यानी कि इंसुलेशन फ्लैश ओवर जैसे ही हुआ, अब बी फेज यानी कि ब्लू फेज का वोल्टेज जीरो हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ब्लू फेज का कॉइल, उसका तो वोल्टेज रहेगा क्योंकि जनरेटर मेरा चालू है,
तो अब न्यूट्रल का जो वोल्टेज है वो ब्लू फेज के वोल्टेज के बराबर हो जाएगा, यानी कि अब न्यूट्रल 0 वोल्ट पर नहीं रहेगा। बैलेंस्ड कंडीशन में 0 वोल्टेज पर था, लेकिन अब वो फेज वोल्टेज पर आ जाएगा। इसके बाद क्या होगा, अब आप वाई के टर्मिनल यानी कि आर वाई बी जो 3 फेज है, अगर वाई फेज के टर्मिनल का वोल्टेज निकालें तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में उसका वोल्टेज कितना हो जाएगा, √3 वी फेज हो जाएगा, क्योंकि वी वाई इज इक्वल टू हो जाएगा ये वोल्टेज यहाँ का इस टर्मिनल का वोल्टेज माइनस वी एन। अब वी एन वी फेज है तो फेजर डायग्राम से निकलता है। अब सीधा सीधी इतना समझ सकते हैं कि ये लाइन का वोल्टेज और ये लाइन का वोल्टेज दोनों वोल्टेज मिलेगा तो ये फेज वोल्टेज नहीं रह जाएगा, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ये √3 टाइम्स फेज वोल्टेज हो जाएगा। उसी प्रकार रेड फेज का भी वोल्टेज √3 टाइम्स भी फेज हो जाएगा। अब आप देख पा रहे हैं कि एक फेज जब ग्राउंड हुआ तो अन्य 2 फेज का वोल्टेज लाइन वोल्टेज के बराबर हो गया है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में उसको देखें तो। अब रेड फेज और येलो फेज से जो चार्जिंग करंट ग्राउंड के कैपेसिटेंस की ओर फ्लो करेगा वो √3 IC हो जाएगा, क्योंकि बैलेंस्ड कंडीशन में IC था, अब वोल्टेज √3 टाइम्स बढ़ गया है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, तो अब चार्जिंग करंट भी √3 IC हो जाएगा, जो कि रेड और येलो से ग्राउंड की ओर फ्लो करेगा। अब ये चार्जिंग करंट आप देख सकते हैं ये वापस कहाँ से आएगा, जहाँ पर फॉल्ट हुआ है वहाँ से ये वापस आना चाहेगा, दोनों ऐड होके। जब हम दोनों को ऐड करेंगे तो वो 3 IC आता है, यानी कि 3 टाइम्स चार्जिंग करंट अब हो जाता है, जो कि मेरा फॉल्ट से होकर गुजर रहा था करंट। पहले जब स्वस्थ था, मतलब जब फॉल्ट नहीं हुआ था, तब हमारा इस जो फॉल्ट है उससे कोई करंट नहीं गुजर रहा था, लेकिन क्योंकि अब इसको रास्ता मिल गया है फॉल्ट की ओर से होकर गुजरने का, इसीलिए ये यहाँ से होके गुजरेगा। अब मैंने पहले आपको बताया कि अभी जो है ये जो फॉल्ट हुआ था वो इंसुलेटर के थ्रू से फ्लैश ओवर होके हुआ था, यानी कि कंप्लीट ग्राउंडिंग फेज बी का नहीं हुआ था, पूरी ग्राउंड या अर्थ नहीं हुआ था। लेकिन अब क्या होगा, ये कैपेसिटिव करंट जब जनरेटर के कॉइल और कैपेसिटेंस से होके गुजरेगा तब सिस्टम का वोल्टेज और बढ़ने लगेगा। अभी तो आप देख पा रहे हैं कि फेज टू ग्राउंड वोल्टेज रेड और येलो का √3 टाइम्स भी फेज वोल्टेज हो गया है, लेकिन अब कैपेसिटिव करंट के कारण और भी ज़्यादा होने लगेगा वोल्टेज। अब ये ज़्यादा होने से क्या होगा कि आपका सिस्टम तो चलता रहेगा, लेकिन ये इंसुलेशन का फ्लैश ओवर और बढ़ता जाएगा। यहाँ पर जो स्पार्क होगा इंसुलेटर के अक्रॉस वो बढ़ता जाएगा, और एक टाइम ऐसा आएगा कि आपका जो ट्रांसमिशन लाइन का इंसुलेटर है वो पूरी रप्चर हो जाएगा और आपके पोल से कनेक्टेड हो जाएगा ये आपका ब्लू फेज जो आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर एक फिगर मैंने दिखाया, उसे आप थोड़ा और समझ सकते हैं। तो देखा आपने कैसे कैपेसिटिव करंट के कारण सिस्टम का वोल्टेज जो है कैसे बढ़ता जाता है, और ऐसे सिस्टम का वोल्टेज बढ़ने के बाद और भी इंसुलेटर फ्लैश ओवर हो सकते हैं और आपका सिस्टम कोलैप्स भी कर सकता है। लेकिन अगर आपका जो इंसुलेटर है और भी इक्विपमेंट्स हैं, अगर आपको इतना वोल्टेज सहने के लिए डिज़ाइन किया गया है कि 3 टाइम्स 4 टाइम्स वोल्टेज सह सकता है वो, तब आपका सिस्टम फेल नहीं करेगा जब न्यूट्रल अनग्राउंडेड हो तब भी। लेकिन जनरली ऐसा होता नहीं, और रेटेड वोल्टेज के आसपास ही हम इंसुलेटर या अन्य इक्विपमेंट्स को डिजाइन करते हैं। तो ज़्यादा वोल्टेज अगर आ जाएगा तो वो सब इक्विपमेंट्स फेल कर सकते हैं, इसीलिए न्यूट्रल अनग्राउंडेड रहेगा तो ये सब प्रॉब्लम आपको आ सकता है। अब देखिए अनग्राउंडेड न्यूट्रल वाले सिस्टम को मैंने लिया है, ये ट्रांसफार्मर भी हो सकता है, ये जनरेटर भी हो सकता है। स्टार कनेक्शन है यहाँ पर जनरेटर या ट्रांसफार्मर का। अगर यहाँ पर बिजली गिरी मान लीजिए जनरेटर के टर्मिनल पर, तो क्या होगा, इस टर्मिनल पर अगर गिरा ये बिजली तो ग्रीन कलर में आप देख पा रहे हैं ये फ्लो करेगा
राइट साइड भी लेफ्ट साइड भी। जैसे ही लेफ्ट साइड जैसे ही ये फ्लो करेगा ये न्यूट्रल की ओर बढ़ेगा। अब न्यूट्रल से क्या होगा, न्यूट्रल से ये येलो फेज में भी आ जाएगा और ब्लू फेज में भी आ जाएगा। तो अब आपका सिस्टम जो है हाई वोल्टेज पर आ जाएगा, वेरी हाई वोल्टेज पर आ जाएगा, क्योंकि लाइटनिंग का जो वोल्टेज होता है काफ़ी हाई होता है और इसके कारण आपका जो कंप्लीट इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं सिस्टम में सारे फेल कर सकते हैं। लेकिन अगर ये ग्राउंडेड होता, अगर ये न्यूट्रल मान लीजिए यहाँ ग्राउंडेड होता, यहाँ पर मैंने ग्रीन कलर से ग्राउंड कर दिया है, ये अगर ग्राउंडेड होता तो आपका जो लाइटनिंग स्ट्रोक यहाँ पर रेड फेज में गिरा है वो उस फेज से न्यूट्रल की ओर आने के बाद सीधा ग्राउंड हो जाता, आपका येलो फेज और ब्लू फेज को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। अब थोड़ा संक्षिप्त में देख लेते हैं कि अनग्राउंडेड और ग्राउंडेड सिस्टम के क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेजेज हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक एडवांटेज है अनग्राउंडेड सिस्टम का, वो है कि अगर आपका सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट हुआ है, जैसा कि आप बी फेज में यहाँ पे मैंने दिखाया है, तो आपका सिस्टम पूरी कोलैप्स नहीं करता है, आपको जनरेटर पावर ट्रांसमिट करते रहता है। हाँ, ये एक बात होता है कि आपका यहाँ पे आर्किंग ग्राउंड होता है, यहाँ पर स्पार्क होता है और बहुत सिस्टम में बहुत सारा ऑसिलेशन भी होता है, क्योंकि हाई फ्रीक्वेंसी वोल्टेज यहाँ पर जनरेटर वोल्टेज के साथ सुपर इम्पोज हो जाता है और आर्किंग ग्राउंड होता है, स्पार्क बनता है यहाँ पर ब्लू फेज और ग्राउंड के बीच। लेकिन इससे आपका सिस्टम पूरी कोलैप्स नहीं करता, क्योंकि इससे जो करंट जा रहा है वो केवल चार्जिंग करंट जा रहा है। इधर से जो चार्जिंग करंट आया है इन दोनों फेजों से, वो ग्राउंड जो आर्किंग ग्राउंड के थ्रू होकर के जनरेटर में जा रहा है, तो आपका जनरेटर पूरी कोलैप्स नहीं करता, आपका सिस्टम कोलैप्स नहीं करता, आप पावर पा सकते हैं रेगुलर। लेकिन हाँ, आपको थोड़ा महंगे इक्विपमेंट्स लगाने होंगे जो कि ज़्यादा वोल्टेज को टॉलरेट कर सकें और फेल ना हो। अब ग्राउंडेड सिस्टम के एडवांटेजेस देखते हैं। सबसे पहला एडवांटेज लाइटनिंग प्रोटेक्शन, जो कि अभी पिछले पेज में मैंने दिखाया। अगर यहाँ पे रेड फेज में लाइटनिंग होती है, बिजली गिरती है, तो सीधा रेड फेज से होके न्यूट्रल से होके सीधा ग्राउंड हो जाता है, अगर आपका न्यूट्रल का अर्थिंग किया हुआ है तो। अगर अर्थिंग नहीं किया हुआ है तो आपका सिस्टम पूरी कोलैप्स कर सकता है। तो पहला एडवांटेज लाइटनिंग प्रोटेक्शन। दूसरा एडवांटेज है ओवर वोल्टेज रिडक्शन। ये कैसे होता है, अगर आपका कहीं एलजी फॉल्ट होता है, लाइन टू ग्राउंड यानी कि एक लाइन आपका ग्राउंड से टच हो जाता है या इंसुलेशन के साथ टच होता है, तो आपका कैपेसिटिव करंट उस इंसुलेशन फ्लैश ओवर जिस जगह पर होता है उस जगह से फ्लो करता है और यहाँ पर ऑसिलेशन होता है, और ऑसिलेशन के कारण आपका सिस्टम का वोल्टेज बढ़ जाता है। लेकिन अगर आप इसको ग्राउंड किए हुए रहते हैं तो देखिए कैपेसिटिव करंट जो है वो सीधा इधर से क्यों जाएगा, कैपेसिटिव करंट इस ग्राउंड फॉल्ट की ओर से होकर क्यों जाएगा, क्योंकि ये पूरी ग्राउंडेड नहीं है, इधर से नहीं जाएगा, ये न्यूट्रल से होके जाएगा। क्योंकि न्यूट्रल आप इंटेंशनली काफ़ी कम रेजिस्टेंस देकर इसको ग्राउंड किए हुए हैं, इसीलिए चार्जिंग करंट जो भी लाइन से आएगा, भले ही इस फेज पे फॉल्ट हुआ हो, इस फॉल्ट से होकर नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आर्किंग हो रहा है, थोड़ा मोड़ा रेजिस्टेंस है, लेकिन न्यूट्रल में कोई रेजिस्टेंस नहीं है और करंट हमेशा कम रेजिस्टेंस की ओर जाती है, इसीलिए ये न्यूट्रल से होकर जाएगा और आपका आर्किंग ग्राउंड का फेनोमेना नहीं होगा, जिसके कारण वोल्टेज भी नहीं बढ़ेगा। आप देख पा रहे हैं न्यूट्रल हमेशा 0 वोल्ट पर रहेगा, इसलिए फेज का जो वोल्टेज है वो फेज टू ग्राउंड वोल्टेज पर स्थिर रहेगा, लाइन वोल्टेज नहीं आएगा किसी भी फेज का। तो देख लिया आपने, ये जो 2 फेज बाकी बचे हुए रहेंगे वो फेज टू ग्राउंड वोल्टेज के पास ही रहेंगे, क्योंकि इसका जो इस कॉइल के अक्रॉस जो वोल्टेज रहेगा वो तो इसी कॉइल का वोल्टेज रहेगा, क्योंकि न्यूट्रल तो 0 वोल्ट पर है, ग्राउंडेड किया हुआ है। इस कॉइल का वोल्टेज ही इस टर्मिनल का वोल्टेज होगा, मान लीजिए R टर्मिनल का। तो लाइन फेज टू ग्राउंड वोल्टेज जो है अब लाइन वोल्टेज के बराबर नहीं हो रहा है, √3 टाइम्स फेज वोल्टेज के बराबर नहीं हो रहा है। वोल्टेज अब फेज टू ग्राउंड वाला लिमिट हो गया है,
उसी वोल्टेज के आसपास। अब ग्राउंड फॉल्ट अगर इसमें हो तो इसमें तो आर्किंग होने लगा था अगर आइसोलेटेड था तो, लेकिन अगर ग्राउंडेड न्यूट्रल जिसका ग्राउंड किया हुआ है उसमें अगर ग्राउंड फॉल्ट होता है, यानी कि कोई भी लाइन अगर अर्थ को जमीन को टच करती है तो इसमें करंट फ्लो करेगा। अगर इसमें हम न्यूट्रल में जो अर्थ के साथ कनेक्टेड है उस अर्थ और न्यूट्रल के बीच एक रिले लगा दें जो देख पाए कि हाँ फॉल्ट हुआ है, तब हम इस जेनरेटर को आराम से आइसोलेट कर सकते हैं और पूरी सिस्टम को और इस फॉल्ट वाले सिस्टम को अन्य सिस्टम से हटा सकते हैं और इसको रेक्टिफाई करके फिर से हम दूसरे सिस्टम के साथ इसको सिंक्रोनाइज कर सकते हैं। तो एक फायदा हुआ कि हम ग्राउंड फॉल्ट को आसानी से पहचान कर उसको हम आइसोलेट कर सकते हैं, फिर ग्राउंड फॉल्ट को क्लियर कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है। मैंने बताया था कि घर में जाने से पहले 11 kV या कुछ हाई वोल्टेज को 440 वोल्ट या 415 वोल्ट जो भी आप कह लें, लाइन टू लाइन वोल्ट होता है, वोल्टेज होता है वो, उसमें एक डेल्टा स्टार ट्रांसफार्मर से तब्दील करके आपको वोल्टेज आपके घरों तक पहुंचाया जाता है, जहां पर लाइन टू लाइन वोल्टेज 440 या 415 मान लीजिए 415 वोल्ट है और फेज वोल्ट 230 वोल्ट के आसपास होता है। ये मान लीजिए न्यूट्रल, देखिए न्यूट्रल और फेज के बीच 230 वोल्ट के आसपास वोल्टेज होता है। तो यहाँ भी सेम रीजन है न्यूट्रल को ग्राउंड करने का। आप देख पा रहे हैं कि अगर न्यूट्रल को ग्राउंड नहीं किया जाएगा तो सबसे पहले लाइटनिंग वाला प्रॉब्लम होगा हमको। अगर रेड फेज में लाइटनिंग हुआ है तो वो अन्य दो फेज को पूरी डिस्टर्ब कर देगा अगर न्यूट्रल ग्राउंड नहीं हुआ है तो, लेकिन ग्राउंड है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा अन्य दो फेज में। दोनों का इंसुलेशन और अन्य इक्विपमेंट्स जो उसमें रहेंगे वो सेफ रहेंगे। पहला प्रॉब्लम लाइटनिंग। दूसरा ओवर वोल्टेज नहीं होगा जब भी कभी आर्किंग ग्राउंड वगैरह का फिनोमेना होगा तो। और अगर लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट हो तो इस ग्राउंड न्यूट्रल ग्राउंडिंग से हम पहचान पाएंगे कि कहाँ पे फॉल्ट हुआ और उसको आइसोलेट कर पाएंगे। तो ये सब फायदे हैं न्यूट्रल को ग्राउंड करने के। ट्रांसफार्मर में भी सेम सिस्टम है, ट्रांसफार्मर और जनरेटर दोनों का। अब आप इसमें देख पा रहे हैं एक बैटरी को मैंने लिया है, 110 वोल्ट का बैटरी है और इससे दो लाइंस निकाले मैंने। एक रेड लाइन दिखाया गया और नेगेटिव टर्मिनल ब्लैक लाइन से दिखाया गया है और इसको बिजली उपकरण से मैंने जोड़ा है। यहाँ पे बिजली उपकरण जल रहा है या चल रहा है, कुछ भी हो रहा है। यहाँ पर हम समझने की कोशिश करेंगे कि अगर इसके एक टर्मिनल को हम छुएं तो आपको करंट नहीं लगेगा, शॉक नहीं लगेगा। कारण क्या है? मैंने आपको एसी में बताया, एसी में कभी भी ये मान लीजिए कंडक्टर है ऊपर और नीचे अर्थ है तो दोनों के बीच कैपेसिटेंस फॉर्मेशन होता है। कैपेसिटेंस फॉर्मेशन यहाँ पे भी होगा लाइन और ग्राउंड के बीच। मान लीजिए ये रेड लाइन है और ये रेड लाइन से एक कैपेसिटेंस बनेगा बीच ग्राउंड तक, ये मान लीजिए ग्राउंड है, ठीक है। लेकिन आप जानते हैं डीसी वोल्टेज का फ्रीक्वेंसी कितना होता है? डीसी का फ्रीक्वेंसी 0 होता है। तो फ्रीक्वेंसी 0 होने के कारण इस कैपेसिटेंस के द्वारा जो इम्पीडेंस या रेजिस्टेंस, ये आसान शब्दों में कह लें, एक्चुअल में ये इम्पीडेंस होता है, ये रेजिस्टेंस काफ़ी हाई होता है, इन्फिनाइट के आसपास होता है। यानी कि एक तरह से हम इसको इग्नोर कर सकते हैं, इस कैपेसिटेंस को इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि करंट इधर फ्लो करेगा ही नहीं। एसी में फ्लो करता था क्योंकि वहाँ पर इस कैपेसिटेंस का जो इम्पीडेंस आता था या यूँ कह लें प्रतिरोध हिंदी में, वो इन्फिनाइट नहीं था, उसे करंट आ जा सकता था क्योंकि उसका फ्रीक्वेंसी 50-60 हर्ट्ज होता है, 0 नहीं होता। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी 0 होता है, इसलिए ये कैपेसिटेंस इंसुलेटर की तरह काम करेगा। इसके न रहने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो यहाँ पर कैपेसिटेंस का कोई भूमिका नहीं होता है। अगर आप इसको एक वायर को टच करें तो आपका कहीं से भी कैपेसिटेंस नहीं है जिससे आपका सर्किट पूरा होगा। इधर से करंट आता और इधर जाता तब तो कैपेसिटेंस के कारण कुछ होता।
अब कैपेसिटेंस तो है ही नहीं, तो आपका सर्किट पूरा नहीं होगा और आपको शॉक नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों टर्मिनल के लाइंस को छू देते हैं तो आपका देखिए सर्किट पूरा हो गया। और सर्किट पूरा होगा, इधर से रेड से करंट ब्लैक की ओर आएगा और आपको शॉक लगेगा, आपकी मृत्यु भी हो सकती है इस केस में। तो ध्यान रखिएगा, एसी करंट में अगर आप किसी फेज को छू रहे हैं तो आपकी मौत हो सकती है। कारण ये है कि वहाँ पर न्यूट्रल ग्राउंडेड होता है। अगर न्यूट्रल ग्राउंडेड नहीं भी है तो कैपेसिटिव करंट के कारण भी आपकी मौत हो सकती है, क्योंकि वहाँ पर लाइन और ग्राउंड के बीच एक कैपेसिटेंस बनता है, जो मैंने आपको इन फिगर्स में दिखाया है। क्योंकि यहाँ पर फ्रीक्वेंसी 0 नहीं होता, कैपेसिटेंस का जो प्रतिरोध है वो इन्फिनाइट नहीं होता, जिसके कारण करंट लाइन टू ग्राउंड फ्लो करता है, जिसको चार्जिंग करंट हम लोग बोलते हैं। लेकिन डीसी सिस्टम में वैसा कोई चार्जिंग करंट यहाँ पे नहीं दिखेगा आपको, जब तक आप नेगेटिव या पॉजिटिव एक टर्मिनल को ग्राउंड न कर दें। तो अगर ग्राउंडिंग नहीं है तो आपको कहीं भी करंट नहीं लगेगा। लेकिन एसी में क्योंकि न्यूट्रल ग्राउंडेड होता है, इसीलिए हमेशा आपको, अगर आप ग्राउंड पे खड़े हैं और एक फेज को छूते हैं तो हमेशा आप एक सर्किट बना देते हैं। उस न्यूट्रल से आपका पैर का न्यूट्रल दोनों कनेक्ट हो जाएगा और लाइन से होके करंट जाएगा। लेकिन इसमें ऐसा कोई खतरा नहीं है। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। आशा है कि वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको पता चला होगा कि न्यूट्रल को क्यों ग्राउंड करते हैं। बहुत सारे कारण मैंने बताए हैं, और डीसी के एक टर्मिनल को अगर आप छूते हैं तो उसमें करंट क्यों नहीं लगता आपको, ये भी आपको पूरे अच्छे से मालूम हो गया होगा। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी शेयर करें।